नमस्ते नीलेश सर। हम सब ने आपका एक इंटरव्यू तो देखा पार्ट वन में कि जैसे आपने सिरामिक इंडस्ट्री को आप सब ने क्लस्टर बन के कैसे आगे लाए हो, मोरबी को, भारत देश को, विश्व में। विश्व में अगर आप सबकी मेहनत ना होती एक साथ तो इतना आगे सिरामिक इंडस्ट्री नहीं आ पाता। तो हम मानते हैं कि आप सबकी बहुत सारी इसके अंदर कंट्रीब्यूशन है। अभी हमें ये जानना है सर कि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, या रादर आपका जो सिरामिक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है या क्लस्टर है या मोरबी शहर है, इसने रशिया में एक्सपोर्ट किया। अब रशिया के पिछले 18 महीनों से देखे, 18-19 महीनों से तो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है। वॉर खैर रशिया के कुछ पार्ट से कुछ पार्ट यूक्रेन के आपस में लड़ रहे हैं। रशिया तो इतना बड़ा देश है, तो जो भी चल रहा है, पर वेस्टर्न कंट्रीज, यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिए हैं। तो यूएस डॉलर में कोई उनसे रशिया के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, ट्रेडिंग नहीं कर सकता, इंटरनेशनल आपस में ट्रेड लेना देना अभी नहीं कर सकते। ये प्रॉब्लम के चलते हुए, ये चैलेंज के चलते हुए मोरबी ने, सिरामिक इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ी छलांग लगा दी है रशिया को एक्सपोर्ट करने में सिरामिक्स का। अब सिरामिक्स का एक्सपोर्ट रशिया में जो आप लोगों ने, एसोसिएशन ने और सारे बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स, मर्चेंट एक्सपोर्टर्स ने मिलके जो किया है, वो एक एग्जाम्पल बन रहा है पूरे देश के अंदर। तो इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये आपको कैसे विचार आया कि रशिया को भी हम ले सकते हैं, जो पहले थोड़ा धीरे था, धीरे से आगे बढ़ रहा था। तो अभी आप लोगों ने जो ये छलांग लगाई है रशिया को रशिया में एक्सपोर्ट्स करने के लिए, ये कहाँ से सोच आई, कैसे किया आपने, इसके बारे में कुछ बताइए सर। थैंक यू तृप्ति जी। और ट्रिपल आईएम का भी मैं आभार बुझूं कि आज मेरे को रसिया का जो बिजनेस है उसके लिए बात करने के लिए मेरे को दूसरी बार आमंत्रित किया है। रसिया जो है वो सिरामिक इंडस्ट्रीज के अंदर 5-6 साल पहले थोड़ा थोड़ा हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। पहली बार हम लोग 5-6 लोग, 10 कंपनियां वहां पे एक डेलीगेशन एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। हमने देखा वहाँ कि वहां पे चाइना और स्पेन, इटली का ज्यादा प्रभुत्व है। वो मार्केट को उसने कैप्चर करके रखा है और वो इतना इंटरेस्टेड नहीं था कि दूसरे को देखे। हम लोग ने तय किया कि भाई ये तरीके से हम हिम्मत हार जाएंगे तो धंधा होगा नहीं। हम दूसरी बार गए, पूरा 30-40 लोगों का डेलीगेशन लेके दूसरी बार पार्टिसिपेट किया और वो मार्केट को हम क्रैक कर पाए। हमने पहली बार जो सीखा कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या प्रोडक्ट चल रहा है, दूसरी बार वो प्रोडक्ट के साथ गए हम लोग, एक साथ ज्यादा लोग गए। और भारत सरकार ने भी उसके अंदर काफी मेहनत किया। इंडियन एम्बेसी जो मोरक्को में थी उसने भी हर एक इंपोर्टर को वो एग्जीबिशन में आने के लिए इनवाइट किया। उसने एक डिनर पार्टी भी रखी जिसमें इंपोर्टर को भी बुलाया मैन्युफैक्चरर के साथ। तो जाके हमने उस मार्केट को दोबारा जाके क्रैक किया और वहां से बिजनेस आना स्टार्ट किया हुआ। अगर 2 साल बैक जाए तो साल का 300 करोड़ से एक्सपोर्ट स्टार्ट हुआ। पिछली साल जो है करीबन 515 करोड़ का पूरे साल का एक्सपोर्ट था। और आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पिछले 6 महीने का एक्सपोर्ट है वो 567 करोड़ का एक्सपोर्ट है। मतलब एक इतनी ग्रो हो रही है। तो हमने वो मार्केट को समझा। हमने जो आफत आई उसको अवसर में पलटने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आज भारत सरकार ने पूरा रूबल रुपीस का जो ओपन किया बिजनेस के लिए, तो उसका सबसे ज्यादा फायदा बेनिफिट मोरबी ने भी लिया। यहाँ पे कोई भी चीज होती है तो सबसे बड़ी अच्छी चीज यहाँ की ये है कि कुछ भी एक बंदा का उसको पता चलता है या वो उसका कोई इश्यू है तो वो एसोसिएशन के पास आता है। एसोसिएशन भारत सरकार के प्रमोशन काउंसिल हो, चेंबर ऑफ कॉमर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, वहां जाके उस इश्यू को
राइज करता है और उसका कैसे सॉर्ट आउट होता है वो लेके आता है। तो ये तरीके से ये रूबल रुपीज का बिजनेस स्टार्ट हुआ और पूरे मोरबी को सबने बताया कि ऐसे ऐसे होता है, आप ऐसे ऐसे करो हो जाएगा। तो ये हिसाब से आज पूरा एक्सपोर्ट हमारा ग्रोथ वहां स्टार्ट हो गया। और आने वाले समय में जो हम एक बार 16 नंबर पे थे रसिया में, आज भारत के एक्सपोर्ट में तीसरे नंबर पे हम आ गए सिरामिक के अंदर। और आने वाले समय में मेरे को लगता है हम दूसरा या पहला नंबर में कोई ज्यादा, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट 792 करोड़ 6 महीने का देखे तो यूएस का है, इराक का 580 है और रसिया 567 करोड़ है। मतलब ज्यादा दूरी नहीं है। हो सकता है आने वाले 1 साल में हमारा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट रसिया में हो। तो काफी ओके अच्छी तरह से हम इस मार्केट को क्रैक कर पाए। सर, आप भी एक्सपोर्टर हैं, आपने भी एक्सपोर्ट किए हुए हैं, काफी देशों में आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपने रशिया को, ऑफ कोर्स आपकी बहुत बड़ी कंपनी है सर, तो आपके लोग करते होंगे एक्सपोर्ट, पर आपकी जानकारी भी होगी आप रशिया में कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, मोरबी के पास का कौन सा आप आईसीडी यूज करते हैं, और वहां से आप जो परचेज ऑर्डर आपको रशिया से मिलता है, प्रोफोमा इनवॉइस आप यहां से बनाते हो, कौन सी करेंसी में करते हैं, और फिर वो रूबल और आईएनआर का बिजनेस का जो ट्रांजैक्शन होता है वो कैसे करते हैं आप? तो सबसे पहले तो हम लोग मोरबी मोरबी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमारा आईसीडी है, मालिया के बाजू में, जहां से हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। वो अभी जस्ट रिसेंटली स्टार्ट हुआ आईसीडी। लेकिन मुंद्रा भी हमारा काफी नजदीक है। तो मुंद्रा हमारा नाइट को कंटेनर वहां से रात को निकलता है, सुबह में यहाँ आ जाता है, दोपहर या शाम को हम लोड कर लेते हैं, सुबह में वहां पहुंच जाता है। तो काफी इजीली हमारा मूवमेंट हो जाता है। तो काफी हमारा एक्सपोर्ट मुंद्रा थ्रू होता है। तो जो लॉजिस्टिक है वो तो हमारा इजी है। अभी रिसेंटली भारत सरकार ने रसिया के लिए डायरेक्ट लाइन का भी 3 दिन पहले का ही ईपीसी जो प्रमोशन काउंसिल है उसके तरफ से हमको मैसेज आया है कि 18 दिन का डायरेक्ट ट्रांजिट टाइम भी लाइन स्टार्ट भारत सरकार मिल के स्टार्ट कर रही है। मतलब एक लाइन के साथ उसने ये किया है एमओयू जैसा कि आप इसके अंदर जल्दी से जल्दी वहां पे डिलीवरी दे पाओ। तो वो हिसाब से हमारा जो लॉजिस्टिक है वो काफी इजी हो गया है अभी। दूसरी वो जो बात, टुटीकोरिन पोर्ट से, चेन्नई पोर्ट से रशिया जाएगा, वो वाला रूट आप कह रहे हैं सर? मुंद्रा से भी स्टार्ट हो रहा है, मुंद्रा और नवा सेवा दोनों। अच्छा, ओके ओके। डायरेक्ट यहाँ से वेसल जाएगी। तो और ये एक तो और हमारा, रूट चालू कर रहे हैं? हाँ जी, तो लॉजिस्टिक पार्ट हमारा काफी इजी हो गया। हम काफी पहले परेशान थे क्योंकि युद्ध की वजह से वहां पे पोर्ट पे और ये वहां से टाइम लगना, काफी दिक्कतें थी, वाया जो ले जाना सब काफी दिक्कतें पहले थी। लेकिन अभी काफी इजीली वो मूवमेंट भारत सरकार ने भी काफी उसके ऊपर काम किया है। दूसरी चीज, लॉजिस्टिक हमारा इजी हो गया। उसके बाद बात आती है कि हम बिजनेस कैसे कर पाए। तो आपके माध्यम से मैं जितने भी एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, उसको बताना चाहूंगा कि रसिया का बिजनेस जो यूएस का सैंक्शन लगा उसके बाद ट्रांजैक्शन कैसे करें, सबके लिए चैलेंज है। आज की तारीख में भी आपको अगर रसिया में सैंपल भेजना है तो सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि डीएचएल नहीं है, काफी उसके अंदर समस्याएं हैं। तो वो आप जो एयरलाइंस चल रही है उसके अंदर आप एयर कार्गो कर दो सैंपल का, ये तरीके से भी आप जा सकते हो। दूसरा कि पेमेंट ट्रांजेक्शन हम कैसे करें। तो जब भारत सरकार ने रूबल रुपीस का ओपन किया तो सिंपल सी बात है, आपको जो कस्टमर को इनवॉइस बनाना है वो रुपीस में ही बनाना है, जरूरत नहीं है रूबल का भी जरूरत नहीं। आप रुपीस का जो भी कॉस्ट आपको देना है प्राइस, वो आप रूबल में एफओबी प्राइस ऑफर कर दो। एक एग्रीमेंट रसिया में का सिस्टम है, आपको एग्रीमेंट बनेगा कस्टमर के साथ। कोई भी आप डील करते हो तो एक एग्रीमेंट आएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारी दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, वो लिखा हुआ है और साइन करना है। आपने एग्रीमेंट किया, आपका ऑर्डर आया। रसिया में सबसे बड़ी बात है कि आपको पेमेंट 30% एडवांस आ जाएगा, उसके बाद आपको काम करना है। पेमेंट जैसे ही आपने रुपीस का इनवॉइस दिया है तो
जैसे दिल्ली के अंदर उसका स्वाट बैंक है, वो बैंक आपके अकाउंट में वो वहां से प्रोसेस करेगा, वहां से रूबल प्रोसेस करेगा, तो वो बैंक आपके अकाउंट में आपका इनवॉइस के हिसाब से उतने रुपीज आपके अकाउंट में दूसरे दिन तीसरे दिन आ जाता है मैक्सिमम। वो आपका जो परफॉर्मा है वो हिसाब से आपको पेमेंट आ जाएगा। फिर रही बात बीआरसी जनरेट करने की, आपका पेमेंट आ गया 30%, आपने माल बनाना स्टार्ट किया, शिपिंग लाइन लॉजिस्टिक अभी इजीली है, आपने माल लोड कर दिया, या तो आप बिफोर लोडिंग 70% भी मंगा लो, मैं ये मानूंगा कि आप मंगा लो, क्योंकि वॉर के सिचुएशन में हम क्यों रिस्क लें, अगले को धंधा करना है तो पेमेंट देगा और हम कर रहे हैं। तो आपको लोडिंग करने के पहले 70% आप पेमेंट मंगा लोगे, 2 दिन के अंदर आपका पेमेंट आ जाएगा, आपको कार्गो रेडी है, आपके पास पूरी शिपिंग और लॉजिस्टिक अवेलेबल है, आपने कंटेनर लोड कर दिया, आपको कुछ नहीं करना है, आपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेज दिया, आपने जो बीएल है उसको स्विच बीएल कर दिया यहाँ पे, और पार्टी को आपने डीओ दे दिया, पेमेंट आ गया, हो गया। बीआरसी जो है वो आपको जैसे ही आपका पेमेंट आ गया, अपना ट्रांजेक्शन पूरा हो गया, जो भी प्रोसेस हमारे डॉलर में होता है सेम प्रोसेस में काफी बैंक तो ऑनलाइन करती है, बाकी मैन्युअली बीआरसी वो रिक्वेस्ट डालते हैं, वो 10-15 दिन में आ जाता है, और काफी बीआरसी क्लियर भी हमारी हो गई है। मतलब पूरे ट्रांजेक्शन के अंदर कोई भी इश्यू हमारे पास आज मोरबी के सिरामिक इंडस्ट्रीज के अंदर पेंडिंग नहीं है। ओके सर, मैं यहाँ पूछना चाहूंगी एक सवाल कि ज्यादातर ऐसा होता है कि हमने आईएनआर में ये बिजनेस किया, वहां से रूबल में आए, तो जैसे हम ये आईएनआर वाला बिजनेस करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो हमारी एक निम्न आरबीआई की एक निम्नुक की गई एडी होती है, ऑथोराइज डीलर होता है, कोई भी एक बैंक एक एडी होती है। जैसे कि आपके रशिया के लिए आईसीआईसीआई बैंक चुनी गई है या एसबीआई चुना गया है, तो मेरी बैंक शायद एचडीएफसी हो, तो क्या मुझे उस बैंक से ही काम करना होता है? सबसे आपका ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेरी है। काफी एक्सपोर्टर इसके अंदर फंसे हुए हैं, और काफी बैंक मना कर रही है कि हम स्वर बैंक से नहीं लेंगे, हमारे ऊपर हमारा सेंक्शन है। हमारी अमेरिकन बैंक बोल रही है कि यूएस बैंक बोल रही है कि भाई आप ये बैंक से काम नहीं करेंगे, लेकिन हमारे पास तो पैसा जो आ रहा है वो इंडियन रुपीज में आ रहा है। हम कहाँ डॉलर में बिजनेस कर रहे हैं या रूबल में बिजनेस कर रहे हैं, हमको जो बैंक पेमेंट देगी वो इंडियन रुपीज में ही हमारे अकाउंट में आएगी। हमारे पास ये क्वेरी सबसे पहले आई थी, आपको याद होगा, मैं जीसीसीआई में आया था कि ये बैंक मना कर रही है, और हमने आरबीआई में लेटर भी लिखा था जीसीसीआई के थ्रू, हमने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में भी लिखा था, और उसके बाद उसने बैंकों को मैसेज दिया था कि भाई आपको ये पेमेंट लेना है। आज भी की तारीख में भी काफी बैंक मना कर रही है, लेकिन पेमेंट आता है, बीआरसी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि बैंक को नहीं करना है, उसकी मनसूबी है। हमारे 2 रूल्स है। आज समझ लो आप मैन्युफैक्चरर हो, आपने लोन लिया है, आपने सीसी लिया है, तो आप दूसरी बैंक के साथ काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको एनओसी नहीं देगा। अगर आपको एनओसी नहीं देगा, आप दूसरी बैंक में काम नहीं कर पाओगे, तो हमारे कस्टमर को हम थोड़े बोलेंगे कि तू बैंक चेंज कर, वो तो अपना जो बिजनेस वो कर रहा है, उसका जो सीसी चल रहा है वो चेंज नहीं करेगा, तो बिजनेस कैसे होगा। तो ऐसी कोई भी बैंक मना करती है डायरेक्टली। हर एक स्टेट के अंदर आरबीआई है, आपके सिटी के अंदर भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बैंक के जो लीड बैंक के जो ऑफिसर रहते हैं उसको जाके बोलो, आप कलेक्टर को जाके बोलो। कलेक्टर भी हर एक डिस्ट्रिक्ट के एक्सपोर्ट कमेटी के हेड है, उसको भी जाके आप एक्सपोर्टर एज ए इंडिविजुअल जाके बोल सकते हैं कि इसका ओपन करवाओ, ये बैंक मना कर रही है, वो बैंक को बुलाएगी और उसको बोलेगी। तो वो नहीं करना एक बहाना है बैंकों का, बाकी भारत सरकार की तरफ से पूरा दिया हुआ है, वो उसको करना है, उसको दिक्कत है तो वो करे, उसको क्या करना है। एज अ बिजनेसमैन, एज अ एक्सपोर्टर, छोटे छोटे एक्सपोर्टर, वो थोड़ा बैंक चेंज करेगा, वो थोड़ा रूल्स में जाएगा। और भारत सरकार तो पूरा ऑयल इंपोर्ट कर रही है, हमको तो उसको पेमेंट देना पड़ेगा, तो हम कहाँ से देंगे अगर हमारा एक्सपोर्ट नहीं होगा तो।
तो सरकार की पॉलिसी पूरी क्लियर है। अगर कोई बैंक नहीं मानती है, आप लिखो, हमको भी लिख सकते हो। एज ए बोर्ड ऑफ ट्रेड मेंबर हम भी भारत सरकार को लिखेंगे, वो बैंक को लिखेंगे। आप आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को लिखो, आप डीजीएफटी को लिखो, आप डायरेक्टली चैम्बर ऑफ कॉमर्स को लिखो, या तो आप आपके ईपीसी को लिखो। इसका रास्ता 100% है और हो रहा है, और मोरबी में स्टार्ट हो गया है। ओके, सो सर मैं ऐसा समझ लूं इससे कि चाहे मेरी बैंक यस बैंक हो, आईडीबीआई हो, कोई भी मेरी बैंक हो, उनको मुझे रशिया से आया हुआ ट्रांजैक्शन मेरे इंडिया में आईएनआर में है, तो आईएनआर में उनको मुझे ये पैसे मेरे करंट अकाउंट में जमा करने होंगे। करने ही होंगे, और पैसे तो आ जाएंगे, उसको करना है, उसके पास मैन्युअली कुछ नहीं करना है, वहां से आए ना आ जाएगा सीधा। और ये रशिया ने अपने मुंबई की ब्रांच में ये अकाउंट खोले हैं। रशिया की बैंक ने हमारे आरबीआई के नियम अनुसार उन्होंने वॉस्त्रो स्पेशल इन रुपी वॉस्त्रो अकाउंट खोले हैं, SRVA अकाउंट खोले हैं। तो रशिया ने ये बैंक मेन बैंक्स में खोले हैं। तो वो जो भी कोई बैंक हो, उसको हमारे स्विफ्ट नंबर से या फिर हमारे एडी कोड से हमारी बैंक में ये पैसे जमा करने ही हैं। करने ही है। ओके, वंडरफुल। ये जो एक्सप्लेनेशन आपने दिया वो मुझे बहुत उपयोगी रहेगा, क्योंकि हमारे लोग ये हमें बहुत पूछते रहते हैं। तो आपसे एक एक्सपर्ट से जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनसे ये जवाब मिला, तो हमें बहुत खुशी हुई। एक नई बात हमको जानने को मिली है आज कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर होते हैं वो भी एक्सपोर्ट कमेटी के मेंबर हैं, वो भी एक्सपोर्ट कमेटी के नियंत्रण में है, उनके नियमों का वो भी सराहते हैं, तो वो भी हमें हेल्प करते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हमें मिली जानने के लिए। अभी सर आपके यहाँ पे ये जो रशिया में दूसरे प्रोडक्ट्स, आपको इतने दूसरे प्रोडक्ट्स के बारे में शायद ना पता हो, आपकी जो एक्सपर्ट है आप जिस जिस प्रोडक्ट्स में, उन प्रोडक्ट्स में रशिया हमसे सिर्फ सिरामिक्स तो नहीं ले रहा है, काफी सारी चीजें रशिया हमसे ले रहा है। तो ये सारे बिजनेसमैन आपके संपर्क में अगर कोई आया हो, तो ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो रशिया में हम आज बेच सकते हैं? मेरे पास ग्रेप्स वाले भी आए हैं। मेरे पास ग्रेप्स जो होती है हमारे हाँ हाँ, अंगूर 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 वहां पे भी वाइन की कंपनियां हैं, उसको भी अंगूर चाहिए इंडिया से। और अभी सीजन भी स्टार्ट होगा हमारे अंगूर का नासिक से, तो उसको ग्रीन यस। अंगूर भी चाहिए, उसका भी बड़ा मार्केट है। ड्राई अंगूर भी चाहिए, ग्रेनाइट चाहिए, उसको मार्बल चाहिए। मतलब कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है उसको रिक्वायरमेंट नहीं है। और उसके लिए सबसे इजी बिजनेस करना अभी इंडिया उसके लिए काफी अच्छा है। तो अगर हमारी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में चल रही है, तो आप उसको रसिया में टारगेट कर सकते हैं, चाहे कुछ भी प्रोडक्ट हो, आप वहां पे कर सकते हो। और दूसरा मेरा एक एडोन मैं सजेशन देना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई ऐसे कस्टमर है जो दुनिया के अंदर दूसरी दूसरी, आप काफी इसमें मर्चेंट एक्सपोर्टर भी होंगे, अपना ब्रांच भी दूसरी कंट्री में भी होगा, अपनी ऑफिस भी होगा, तो आप एक एनालिसिस करो कि वो कंट्री में रसिया से क्या इंपोर्ट हो रहा था, मतलब रसिया एक्सपोर्टर था, और वो कंट्री में क्या क्या प्रोडक्ट आती थी। आप उस मार्केट को कैप्चर कर सकते हो। सीधा बात है, मैं आपको उसका एक एग्जांपल दूंगा। सपोज एक प्रोडक्ट अफ्रीका या अमेरिका की कोई इंपोर्टर रसिया से आज तक मंगा रहे थे, लेकिन आज की तारीख में उसके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो बिजनेस कर पाए, लेकिन आप उसका मीडिएटर बन सकते हो। आप इंडियन रुपीज में उसको पेमेंट कर सकते हो, रूबल में। हमने उस कंपनी को ऑर्डर दिया बिहाफ ऑफ दिस हमारे बायर, हम वो प्रोडक्ट को उसका इनवॉइस करेंगे, उसको लेंगे, परचेस करेंगे, हम इस बायर को बेचेंगे, और हमारा हाउस बीएल जो होगा वो चेंज बीएल करके हम उस पार्टी को डॉलर के अंदर बिजनेस कर सकते हैं। So we can do a merchanting trade or a triangular trade with Russia.
तो दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट करें और हम रशिया को एक्सपोर्ट करें। इंडिया के पास आज सबसे बड़ा हथियार आ गया है INR। तो इस हथियार से हम रशिया के साथ और भी सामान बेच सकते हैं जो इंडिया का ओरिजिन ना हो, ये भी हम कर सकते हैं। ओके सर, वेरी गुड सजेशन सर। सर ये आपने हमें बताया, बहुत ही अच्छी बात है सर। गोइंग बैक टू योर इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो आप केपेक्सिल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो केपेक्सिल हमें क्या सुविधाएं देता है, कैसे हमारे एक्सपोर्टर को मदद करता है? तो भारत की हर एक एक्सपोर्ट होने वाली प्रोडक्ट और सर्विस का अपना एक ईपीसी होता है। yes. और हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, हम सिरामिक में है तो हमारा केपेक्सिल में है, जैसे केमिकल का केमेक्सिल होगा, या मतलब हर एक चीज का प्रमोशन काउंसिल है। तो हमको पहले देखना है कि हमारी प्रोडक्ट कौन से प्रमोशन काउंसिल के अंदर आती है। उसका काम है पूरा पॉलिसी लेवल हो, चाहे कुछ भी बिजनेस के अंदर आपको दिक्कत आ रही हो, चाहे शिपिंग के अंदर हो, चाहे गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर हो, चाहे एक्सपोर्ट करने के अंदर कुछ भी दुविधाएं हो, चाहे आपको प्रमोशन करना है उसके अंदर आपको कस्टमर का डेटाबेस चाहिए, मार्केट रिसर्च चाहिए, वहां पे आपको B2B में जाना है, वहां के एग्जीबिशन के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, वहां से रिवर्स बायर सेलर मीट करना है। तो काफी सुविधा है जिसके अंदर ईपीसी काम कर रही है। वहां तक कि अगर आपको कोई भी कंट्री के अंदर वेयर हाउस करना है तो पहले साल आपको 75% वो वेयर हाउस का किराया भारत सरकार स्कीम में देगी, दूसरी साल 50% देगी, तीसरी साल 25% देगी और चौथी साल कुछ नहीं देगी। तो सेम थिंग्स, आप डेलीगेशन लेके जा रहे हो, कोई एग्जीबिशन में जा रहे हो, उसके पास अप्रूवल पूरा एग्जीबिशन रहता है, जो मेजर एग्जीबिशन होता है हमारे प्रोडक्ट का, तो वो प्रोडक्ट के अंदर वहां पे स्टॉल भी उसका रहता है, जो 25% अमाउंट के अंदर हमको स्टॉल मिल जाएगा, 75% हमको सब्सिडी मिलेगा, हमको आने जाने का जो टिकट होगी वो भी हमको मिलेगा, वो भी हमको 75% रिटर्न मिलेगा। कोई भी इंटरनेशनल बायर होता है उसका भी B2B होता है, तो वो भी भारत सरकार जो है वो प्रमोशन काउंसिल को बजट देती है, तो वो भी इंटरनेशनल बायर भारत सरकार टिकट पे आएगा, होटल भी भारत सरकार देगी। तो ये तरीके से पूरी ईपीसी जो है काम कर रही है। उसके साथ कोई कंट्री में एंटी डंपिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है हमारी प्रोडक्ट में, तो उसके अंदर भी वो हमको मदद करेगा। कोई कंट्री ने हमारे ऊपर बैन किया है कि वो ये प्रोडक्ट नहीं लाना, नहीं करना है, कोई या कोई भी पॉलिसी किया। मैं लेटेस्ट एक एग्जांपल देता हूं कि श्रीलंका ने आफ्टर कोविड पूरा सिरामिक प्रोडक्ट को उसने इंपोर्ट के अंदर बैन करके रखा था। हमने पूरे श्रीलंकन इंपोर्टर एसोसिएशन से बात किया, उसके बाद करके हमने हमारे ईपीसी को बताया, हमने हमारे जो एम्बेसी थे कोलंबो के अंदर उसको बात किया, वो इंपोर्टर एसोसिएशन को मीटिंग करवाया एक ईपीसी के थ्रू। एज मैं ईपीसी का सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, तो मैंने एम्बेसी को बताया कि भाई ये इंपोर्टर एसोसिएशन आ रहा है, आप उसको टाइम दो, आपका उसका प्रश्न को समझो और इसमें भारत सरकार को आप रिपोर्ट दो, हम भी यहाँ ईपीसी से एक रिपोर्ट देते हैं। तो कुल मिला के वहां पे मीटिंग किया, उसने भी एक रिपोर्ट दिया, हमने ईपीसी से रिपोर्ट दिया, हमने एसोसिएशन से एक लेटर लिया, और रिसेंटली एक वीक पहले जो श्रीलंका का हमारा जो नया एग्रीमेंट बनने जा रहा था और जो उसकी टीम आई थी, उसके डिस्कस करने के बाद आज नोटिफिकेशन आ गया है कि ये सिरामिक इंपोर्ट कर सकते हो, और ये 5 दिन के अंदर 10 कस्टमर मेरे को पता है जो श्रीलंका से इंडिया इंपोर्ट करने के लिए आ गए। ओके, तो काफी ईपीसी काफी ब्रॉड वे पे आपको हेल्प करेगी। बैंक से करती है, आपका शिपिंग का इश्यू है, आपका कोई मतलब पॉलिसी का इश्यू है, तो उसमें भी वो आपको मदद करेगा। सर आपने बताया आप केपेक्सिल के बारे में, अब केपेक्सिल के सामने फियो भी है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि केपेक्सिल में मेंबर बनना सही रहेगा या फियो में भी बन सकते हैं, तो ये ऑप्शन लेना जरूरी है?
कि केपिक्सल से फायदा ज्यादा होगा यदि मेरा प्रोडक्ट केपिक्सल के अंदर का है? देखो, मैं एज अ गवर्नमेंट का पार्ट होने के बावजूद पीओ भी एक हमारे साथ सेम स्थिति में है, लेकिन मैं यस, दोनों चीज अलग है। पीओ आपका इश्यू का सॉल्यूशन नहीं कर सकता है, वो सिर्फ आपके प्रमोशन के लिए काम करेंगे, वो आपका बायर का कनेक्टिंग करवाना काम करेगा। ईपीसी जो है वो आपका हर एक इश्यू के लिए काम करेगा, वो आपको प्रमोशन भी करेगा, आपके ट्रेड के ऊपर वॉच भी रखेगा, उसके लिए जो भी जरूरत है उसको गवर्नमेंट के लिए रिपोर्टिंग वो करेगा। आपका एम्बेसी हो, आपकी कहीं भी कुछ भी इश्यू हो तो उसके अंदर आपका ईपीसी काम करेगा। तो मैं डायरेक्टली, अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर हो तो आपका प्रमोशन काउंसिल आपके लिए बेस्ट है। अगर आप मर्चेंट हो, अब दोनों में रखो कि कोई उसका कॉस्ट नहीं है, आप पीओ उसमें भी बन सकते हो, आप आपकी जो प्रोडक्ट आप फोकस कर रहे हो उसका भी मेंबर बनो, ताकि उसका ओके, जितने भी रिवर्स बायर सेलर मीट हो रही है उसके अंदर आपको वो मिलेगा, क्योंकि ईपीसी है उसका रिवर्स बायर सेलर मीट का चांस ज्यादा है, उसमें बहुत कम है, और उसका फोकस एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं रहेगा, इसका जो फोकस है वो आपकी एक प्रोडक्ट पे रहेगा, तो उसके पास ओके, एक्सपीरियंस है और टीम है वो भी उसका रहेगा। यस, यस, अंडरस्टूड, वेरी वेल सेड सर। बहुत अच्छी बात कही आपने सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। दूसरी बार मैं कह रही हूँ, वी आर ग्रेटफुल कि हमें आपके जैसे को मिलने का मौका मिला, आपसे बातचीत करने का मौका मिला, आपने हमें ये आपका कीमती समय दिया, ये हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा। और सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर नॉलेज। जो थैंक आपका यू। नॉलेज है उससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला सर। मैं तो आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर द व्यूअर्स एंड अवेयरनेस के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, पर मुझे भी काफी सारा नॉलेज इससे मिला है। एंड ट्रिपल आई एम ऑल्सो इज ग्रेटफुल टू यू सर। थैंक यू। So yes, thank you very much for your time and for your knowledge. Thank you very much, sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you.